हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं और मोमेंटम पढ़ेंगे इसी में। तो सबसे पहले हम मोमेंटम से स्टार्ट करते हैं। ये जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ये 9th 11th और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, तो हमें इसके आज बेसिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोमेंटम। देखो, मोमेंटम जो होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका मोमेंटम होगा। मतलब मोमेंटम केवल जब होगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। तो ये जो होता है, ये क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मोशन होती है जो इन पार्टिकल होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं द अमाउंट और क्वांटिटी of motion in an object। मोशन की क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट में जो होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम के लिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला जो होता है मोमेंटम का वो होता है P=mv। तो अगर यहाँ पर कुछ डेफिनेशन में ऐसा लिखा हुआ होता है कि इफ़ object of mass m is moving with speed v, स्पीड में वेलोसिटी भी आ सकता है, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी भी ले सकते हैं क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी v, देन मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, P=mv होता है। यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, मास की जो यूनिट होती है, मास की यहीं फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं। मास की होती है किलोग्राम mks और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ जाती है। क्वांटिटी वेक्टर है। अब कैसे चलेगा? वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर की वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर आता है, मैंने पहले बताया हुआ है। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम। आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे एक इसी में एक टर्म और आता है चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, मैंने बताया जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता है तो उसे डेल्टा से शो करते हैं। अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो डेल्टा पी। तो डेल्टा पी जो होगा वो बाद वाले में से हमेशा पहले वाले को घटाएंगे, P2 माइनस P1। अगर सपोज करो पहली वाली वेलोसिटी u है और बाद में कुछ टाइम बाद v हो गई, तो यहाँ पर ये mv बाद वाला माइनस mu हो जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा m ब्रैकेट v माइनस u। तो यहाँ से मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाता है m ब्रैकेट v माइनस u। ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, चेंज ऑफ मोमेंटम का। जो चेंज ऑफ मोमेंटम है उसकी भी यूनिट यही होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर सपोज कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर यहाँ पर रखा है, तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो जब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जब ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ, इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ होता है इफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट, जो न्यूटन्स लॉ होता है वो पार्टिकल के लिए अप्लाई होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए बॉडी मोस्टली नहीं लिखते, ऑब्जेक्ट कॉमन हो जाता है वर्ड। तो इफ एन ऑब्जेक्ट
और पार्टिकल is at rest then it remain in rest. यह हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। चलो पहले इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज़ एट रेस्ट देन इट रिमेन इन रेस्ट, और इफ़ इट इज़ एट मोशन, इफ़ इट इज़ इन मोशन then it remain in motion unless an external force apply on it। मतलब कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स न लगा दें। एक दूसरी डेफिनेशन ये कि जब रेस्ट में है तो वो रुकी रहेगी, और मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट मतलब ये रेस्ट और मोशन ये स्टेट होती है। तो हम दूसरी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि the state of an object remain unaffected मतलब उसका इफेक्ट नहीं पड़ने का, unless an external force apply on it। जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट में हम रेस्ट और मोशन लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे सपोज करो कहीं पर कोई मतलब ब्लॉक रखा हुआ है और उसके नीचे हम पेपर रख दें, मतलब किसी जैसे मार्कर रखा हुआ है, यहाँ से मैं इस बोर्ड को नीचे बहुत तेज़ खींचता हूँ तो ये मार्कर यहीं रुका रहेगा। क्यों? इस एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। और इनर्शिया ये चीज़ बताता है किसी चीज़ का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही देर में मोशन स्टार्ट करेगा। जैसे सपोज़ करो एक किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 5 किलोग्राम का, दोनों पे इक्वल फोर्स लगाई जाए तो जो 1 किलोग्राम का वो जल्दी मोशन स्टार्ट करेगा और जो 2 किलोग्राम का वो लेट स्टार्ट करेगा। आगे यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर सपोज करो स्टेट चेंज होती है, पहला स्टेट चेंज नहीं करा रहा था, दूसरा स्टेट चेंज करा रहा था, तो उस पर फोर्स लगेगी। तो फोर्स जब अप्लाई होगी तो अप्लाइड फोर्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी चेंज ऑफ मोमेंटम के, डेल्टा पी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अप्लाइड फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। कुछ टीचर्स या स्टूडेंट्स F इक्वल टू ma लिख देते हैं, वो फॉर्मूला बाद में आता है, एक एग्जैक्ट ये वाला होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। हाँ सर, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट के आ जाएगा इनटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। जो MK सिस्टम होती है, मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें K की वैल्यू इन MK सिस्टम K इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। मैंने अभी बताया चेंज है तो फाइनल P2 में से P1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और टाइम है तो डेल्टा यहाँ T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा।
अगर सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल v है, तो डेल्टा p जो होगा, डेल्टा p अभी मैंने पीछे बताया m इंटू वी माइनस यू हो जाएगा जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा f इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा टी होगा वो T2 माइनस T1 होता है। अगर पहले स्टार्ट हुई है मोशन तो T1 0 लेंगे तो डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये T आ जाएगा। यहाँ आगे ये M को अगर मैं अलग लिख लूँ तो V माइनस यू अपॉन टी, मतलब इतना जो टर्म होता है ये एक्सेलरेशन होता है। जब मैंने मोशन पढ़ाया था तो वहाँ बताया था, तो ये A आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाता है F इक्वल टू एम ए। तो ये कॉमन मतलब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता तो ये भी है, लेकिन ये डेफिनेशन में ये वाला यूज़ होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन होगा, और ये वाला फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए जब अप्लाई करेंगे जब ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है। तो वहाँ पर अगर मास कांस्टेंट है तो F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद रखना। यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, तो इसलिए कभी कभी इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं 11th क्लास में। तो जिस तरह से इसके ऊपर एरो लगा देते हैं m इंटू ए, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, इसे बाद में देखेंगे। तो F इक्वल टू एम ए आ गया। अगर सपोज करो एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो F अपॉन एम हो जाएगा। अगर सपोज करो बहुत सारे ब्लॉक रखे हुए हैं, जैसे सपोज करो एक ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, रस्सी से ये बंधा हुआ है, ये m2, और भी हो सकते हैं। यहाँ से हम फोर्स अप्लाई करें, ये वाला मास m1 है, ये वाला मास m2, तो ये इनों का एक्सेलरेशन पूछेगा कि कितनी वेलोसिटी से ये दोनों मूव करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इसी वाले फॉर्मूले को एक्सेलरेशन A इक्वल टू, याद रखना है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। अब कैसे करेंगे, जैसे इस पर जो मोशन की डायरेक्शन में अगर ये इधर को जाता है तो इसकी डायरेक्शन में और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है, केवल एक F फोर्स लगी हुई है। तो नेट फोर्स होगी F अपॉन टोटल मास, वो m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। वो यहाँ पर टेंशन पूछेगा। टेंशन मतलब ये अगर रस्सी है स्ट्रिंग तो इसमें फोर्स पूछेगा कितनी है। तो क्या करेंगे, जब रस्सी बंधी हुई होती है तो पीछे वाले में फोर्स पूछता है, तो T से डिनोट करते हैं टेंशन को, फोर्स ही होती है। वो पीछे वाले मास देख लेते हैं, पीछे वाला मास है m2, तो m2 मल्टीप्लाई A हो जाएगा। A की वैल्यू ये वाली रख देंगे तो m2F अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ से एक्सेलरेशन ये टेंशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर सपोज़ करो ये 3 ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पर जब 3 ब्लॉक्स होंगे इस तरह से, ये m1, ये m2 और यहाँ पर m3, इधर को फोर्स F लगी हुई है। तो अब पूछेगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन याद रखना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो नेट फोर्स में क्यों बोल रहा हूँ, सपोज करो F फोर्स इधर को लगी है, F1 मान लेता है, और F2 फोर्स इधर को लगी है और चल इधर को रहा है, जिधर को चल रहा है उधर को एक्सेलरेशन हुआ। तो नेट फोर्स जिधर को चल रहा है उधर वाली फोर्स में से उसके अपोजिट फोर्स को घटा देंगे, तो F1 में से F2 को घटा देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो वहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं F1 माइनस F2 अपॉन टोटल मास, वो m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये वाला होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा। थर्ड लॉ होता है लॉज ऑफ रिएक्शन, मतलब कि लॉज, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो उतनी ही फोर्स इक्वल और अपोजिट उसकी डायरेक्शन में लगाता है। जैसे सपोज करो ये ब्लॉक है, अब ये दूसरे के कांटेक्ट में है, तो ये वाला अगर ब्लॉक से इधर को फोर्स लगा रहा है इधर को, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लगाएगा। मैं बोर्ड को जितने फोर्स से प्रेस करूँगा ये उतने ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रेस करेगा। तो ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होता है। ओके।